आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर 5 हमारे पास बन रहा है द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कहीं भी हम कैश फ्लो का जिक्र करते हैं तो कैश फ्लो 2 तरह से आती है हमारे पास, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इनफ्लो क्या चीज़ है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप कैश रिसीव कर रहे हो वो हम एज आ इनफ्लो लेके चलते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये इनकम बन रही होती है, रेवेन्यू होता है। और आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो हम कहते हैं कि अगर आपके पास से कैश बाहर की तरफ जा रही है, दूसरों की तरफ जा रही है, आप पे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर्स जो आपके पास आ जाते हैं, खर्चे जो आ जाते हैं, उन्हें हम कैश आउटफ्लो का नाम देते हैं। ये चैप्टर बेसिकली हम इसी की चीज़ के बारे में है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओवरऑल चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैश इनफ्लो हो रही है, कहाँ कहाँ पे आउटफ्लो हो रही है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स का जिक्र हम करेंगे, ठीक है, उन किस तरह से उनको हम एनालाइज करेंगे। इम्पॉर्टेंस में बात की जाती है कि गैप जो एक है, प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं ओवरऑल, उसके लिहाज से हम डिस्कस करते हैं इसको। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप कॉल फॉर 3 प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑल फर्म्स। कहते हैं कि इसके मुताबिक, गैप के मुताबिक जो है ना, जो प्रिंसिपल्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि 3 जो प्रिंसिपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं वो कौन कौन सी हैं। बैलेंस शीट सबसे पहले आपके पास आ जाती है, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट को दूसरा नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट के तौर पे आ जाती है। और तीसरे नंबर पे जो स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। हम इन तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओवरऑल हम जब बात करते हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज की। The statement of cash flows translate earnings in the income statement into cash inflows। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की जब बात की जाती है तो अर्निंग को हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी इनफ्लो के तौर पे हमारे पास आ रही है, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पेमेंट्स का भी जिक्र करते हैं, लेकिन एंड पे रिजल्ट हम ये निकाल रहे होते हैं कि कितना कंपनी को इनफ्लो हो रहा है। ट्रांसलेट अर्निंग इन द इनकम स्टेटमेंट इनटू कैश इनफ्लोज shows how good is the firm in realizing adequate cash from its main operating business। फिर इसमें बताया जाता है कि एक फर्म कितने अच्छे से अपने ऑपरेशंस को कैरी ऑन कर रही है और कितना इनफ्लो उनमें से मिल रहा है और परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है, ठीक है, वो एनालिसिस में आ जाता है बाद में। अब इसके बाद क्या चीज़ है, रिवील्स इफ़ फर्म नीड्स टू लुक आउटसाइड फॉर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यहाँ से फिर बाद में हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हमें कुछ और सोर्सेज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन की आउटसाइड पे वो भी देखना पड़ेगा, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो है डेफिनेशन ऑफ कैश इंक्लूड एज बोथ कैश करेंसी एंड बैंक अकाउंट बैलेंसेस एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पे हम कैश की बात करते हैं, कैश इनफ्लो की बात करते हैं, आउटफ्लो की बात करते हैं। तो सबसे पहले कि कैश में क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें करेंसी भी है और बैंक अकाउंट बैलेंस भी है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और उसके अलावा कैश इक्विवेलेंट्स, वो तमाम चीज़ें जो कैश नियर टू कैश होती हैं उन्हें हम कैश इक्विवेलेंट का नाम देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज डेफिनेशन ऑफ कैश include both cash and cash equivalents which are short-term highly liquid instruments maturing in not more than 90 days। अब ये पहली चीज़ एक जो है ना यहाँ पे बता दें कि लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। कहते हैं कि हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो 30 डेज़ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट सीडीज जिन्हें कहते हैं, कमर्शियल पेपर सीपीज, ये हमारी नियर टू कैश एसेट होते हैं, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रिपोर्ट कैश फ्लोज इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की तो हम यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखते हैं कि इसकी कुछ कैटेगरीज बनाई जाती हैं जिनके लिहाज से एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इनफ्लो आउटफ्लो को चेक किया जाता है जिनके लिहाज से। सबसे पहली आ जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कहते हैं कि
ये एक्टिविटीज़ लिंक करती हैं डेली ऑपरेशंस के साथ, कि जो रोज़ाना के काम होने वाले हैं ना, उनके बारे में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बात करते हैं। तो जब कैश फ्लो के अंदर कैश इनफ्लो आउटफ्लो लिख रहे होते हैं, तो हम ऑपरेशंस के लिहाज से सबसे पहले टॉप पे हम इसको लिख रहे होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द नेट इनकम। फिर हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है कि ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट कर रही होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेट इनकम को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो रिपोर्ट्स कैश फ्लो इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले ये डिस्कस कर चुके हम। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होती हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक कर रही होती हैं, हम उनको इस हेड के अंदर ले आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एक्सेट्रा। तो हम कहते हैं कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के हेड्स बना रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तमाम वो एक्टिविटीज़ आ गई जो ऑपरेशंस रिलेटेड थी, डेली बेसिस पे होने वाली थी, वो हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ जिनमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, जिनका पर्पस क्या था, इन्वेस्टमेंट था, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह ख़रीद रहे हैं हम लोग लंबे अरसे के लिए, जिनका बेनिफिट चलना है, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड हेड जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट में, उसे हम कहते हैं कि उसके अंदर हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो का जिक्र कर रहे होते हैं, वो आ जाता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो फाइनेंसिंग पर्पज़ के लिए होती हैं, फाइनेंस के साथ लिंक कर रही होती हैं, उन्हें हम इस हेड में लेके आते हैं। ट्रांजैक्शंस विच अफेक्ट इक्विटी एंड डेट ऑफ द बिजनेस। कहते हैं वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो इक्विटी और डेट जो बिज़नेस का होता है उसको अफेक्ट कर रही होती है, उसे हम नाम दे देते हैं कि वो किस में आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ पे बनती है, उसकी कौन सी 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग, सेकंड पे इन्वेस्टिंग, थर्ड पे फाइनेंसिंग। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज़ यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाई जाती है, इसका पर्पज़ क्या होता है। कहते हैं कि हम जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हर एक का एक ख़ास पर्पज़ होता है, उनको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स यूटिलाइज़ करते हैं अपने अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। शेयर होल्डर्स भी यूज़ करते हैं, स्टेक होल्डर्स भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिटर्स के लिहाज से या इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ की जाती है। इवेलुएट मैनेजमेंट्स एबिलिटीज टू मैनेज कैश नाउ एंड इन द फ्यूचर। इससे हमें ये पता चल रहा होता है कि मैनेजमेंट की क्या एबिलिटीज़ हैं, कि वो अभी कैश को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और वो आने वाले वक्त में कैश को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद असेस द कंपनीज एबिलिटी टू पे डिविडेंड्स एंड टू पे क्रेडिटर्स। फिर ये कंपनी की एबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि वो किस तरह से जो डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है, और क्रेडिटर्स को किस तरह से पे करेंगे रिटर्न में, ठीक है। इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बताता है। कन्वर्ट एक्चुअल नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन इनकम स्टेटमेंट टू कैश बेसिस फिगर। अब यहाँ पे जो क्या कन्वर्जन होती है, नेट इनकम जो रिपोर्ट की जा रही है प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट में, उसको उसकी सही फिगर्स रिकॉर्ड की जा रही होती हैं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के हेड्स कौन से हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं अकाउंटिंग में, कि हमने रिकॉर्ड किस तरह से करना होता है, बनाना किस तरह से होता है। तो आपकी जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसको बनाने के लिए 2 मेथड्स यूज़ होते हैं। दोनों मेथड्स आपस में काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्टेप जो है इनका वो डिफरेंट होता है। जैसे हमने बात की ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास होती है जिसमें सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं, दूसरे नंबर पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं, तीसरे नंबर पे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। तो जब बात की जाती है ना इसके मेथड्स की, तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों का डिफरेंस कहाँ पे आता है। आपका जो फर्स्ट मेथड होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, फर्स्ट हेड जो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सिर्फ उस पे आके फ़र्क आता है। डायरेक्ट में वो तो ज़रा डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, इनडायरेक्ट में वो डिफरेंट से कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट, द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स यूज़ इनडायरेक्ट मेथड। कहते हैं जो कॉमनली जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो कौन सा मेथड है, वो इनडायरेक्ट मेथड है। हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये कौन से मेथड किस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगा इसके बारे में। अगर द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2 मेथड इज हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर कैलकुलेटेड। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक हेड का डिफरेंस होता है। तो वो किस तरह से कैलकुलेट करना, दोनों में हमने कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो, लेकिन मेथड डिफरेंट होता है, उस वजह से जाके इन दोनों को चेंज हो जाता है, दोनों के मेथड चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर कैलकुलेटेड आइडेंटिकली इन बोथ मेथड्स। कह रहे जो बाकी के रिमेनिंग 2 हेड्स हैं वो सेम रहते हैं दोनों मेथड्स में, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट जो है वो चेंज हो जाता है। द नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज द सेम वेदर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। फिर एक दूसरी बात कि आप चाहे जिस मेथड को भी फॉलो कर रहे हो, आपका जो नेट रिजल्ट है वो दोनों में सेम होना है, चाहे वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कन्वर्ट्स ईच आइटम ऑन द इनकम स्टेटमेंट टू अ कैश फ्लो। फॉर एग्जांपल दैट इज सेल्स आर कन्वर्टेड टू कैश रिसीव फ्रॉम सेल एक्सेट्रा, कि आप क्या करते हो कि हर आइटम को कैश में कन्वर्ट कर रहे होते हो, सेल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स एक्सेट्रा, जैसे एग्जांपल बताई है। इनडायरेक्ट मेथड का स्टेप क्या आता है, स्टेप 1 बिगिन विद नेट इनकम एज रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। आप इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्ट करते हो नेट इनकम के साथ जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर दी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पहली 2 स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एज अ इनपुट डाटा यूज़ होता है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तभी बना सकते हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नेट इनकम मौजूद होती है। तो इनडायरेक्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप फिर हमारा क्या हुआ कि हमने नेट इनकम लेके चलनी होती है। स्टेप 2 में क्या होता है, ऐड बैक डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन, कि हम इसमें दोबारा से हम ऐड कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें, डेप्रिसिएशन, डिप्रेशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं उससे पहले एक लेक्चर रखूंगा जिसमें प्रोफार्मा एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा। एज दीज आर नॉन कैश एक्सपेंसेस एडेड बैक टू नेट इनकम, एडेड बैक टू इनकम, कहते हैं ये तमाम जो है ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, इनकी वजह से हम कैश पे नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जो है ओवरऑल जो इसकी प्राइस होती है वो वैल्यू होती है वो रिड्यूस कर रही होती है इनकी वजह से, ठीक है, इनको भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में स्टेप 3 क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जितना भी गेन होगा वो आप माइनस कर देंगे, ठीक है, मतलब कि फिक्स्ड एसेट जितने भी वो सेल किया आपने, उनसे जान छुड़वाई है, उनके बदले में आपको बेनिफिट मिला है, मतलब कॉस्ट से ज़्यादा अगर प्राइस मिल गई है, गेन हुआ है, तो वो गेन आप माइनस कर देंगे। दीज आर रिपोर्टेड इन इन्वेस्टिंग सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेप 4 में क्या होता है, ऐड बैक लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि अगर आपको लॉस हुआ एसेट्स को एसेट से जान छुड़वाते हुए तो वो लॉस आप ऐड कर देते हो, गेन होगा तो वो आप माइनस कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 5 में क्या होगा, एडजस्ट फॉर चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, फिर हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस हो रही हैं उनको हम एडजस्ट करेंगे। मैंने जैसे कि कहा कि आपको लास्ट पे मैं जो है परफॉर्मा भी शेयर करूँगा या नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करवाते हुए, तो हम ये सारा डिटेल में वहाँ पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड 5 में जो बात की 5 स्टेप में, एडजस्ट फॉर चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, अब ये एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, एंड इंक्रीज इन करंट एसेट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम नेट इनकम। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी करंट एसेट्स में इंक्रीज़ होगा, करंट एसेट्स में इंक्रीज़ क्या होगा वो आप माइनस करोगे नेट इनकम में से। एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, अब यहाँ पे ना हम अदर देन कैश का जिक्र करेंगे। करंट एसेट्स में आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है, इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है, ये चीज़ें स्टॉक आ जाता है, ये चीज़ें हैं। तो जब भी उनमें इंक्रीज़ होगा हम उसको नेट इनकम में से माइनस कर देंगे, ये आपने माइंड में रखना है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। सेकंड, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ इज़ एडेड, जब भी करंट लाइबिलिटीज़ में इजाफा होता है इसका हम ये कंसेप्ट लेते हैं कि इसकी वजह से कैश में कमी हो जाती है, हमें कैश नहीं मिलती, हमारी कैश कम रह जाती है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, दोबारा करंट लाइबिलिटीज़ ऐड कर देंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में इजाफा मतलब कि आपकी, सॉरी मैंने थोड़ा अपनी बात को चेंज करूँगा, मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया यहाँ पे, कि इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ मतलब कि आपकी कैश में इजाफा हो जाएगा, हम पे नहीं करेंगे, ठीक है, ये था बेसिकली, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था माजरत के साथ, ठीक है। थर्ड स्टेप में अगर हम इसकी ऑप्शन और क्या बन सकती है कि अगर करंट एसेट में डिक्रीज़ हो गया है तो इसका मतलब है आपको कैश रिसीव होगी, आप उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। फोर्थ पे अगर डिक्रीज़ हुआ करंट लाइबिलिटीज़ में, इसका मतलब है आपने कैश पे कर दिया, तो वो भी आप डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। ये 4 चीज़ें, इनमें से 2 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी या एक जो आ जाएगी, जो भी आया आप उसको समझ के और उसको आगे पुट कर लेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में आप किस तरह से करते हैं, जितनी भी हमने सारी बातें की, 5 स्टेप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट स्टेप में क्या हुआ, अराइव एट नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हम एंड पे वो नेट कैश के ऊपर पहुंच जाते हैं जो ऊपर वाले तीनों मेथड से, ऊपर वाले फर्स्ट मेथड से हमारे पास हासिल हुई है, फर्स्ट स्टेज से, ठीक है। उसके बाद
It is important to observe that the cash flow compares balance sheet as on two dates and determines the cash flow. कहते हैं यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि कैश फ्लो जब बना रहे हैं तो हमारे पास 2 years डाटा होता है, बैलेंस शीट भी 2 साल की होती है, उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं. इट इज़ देयरफॉर मोर कन्वीनियंट टू प्लॉट द बैलेंस शीट्स ऑन 2 dates इन अ वर्टिकल फॉर्म. तो कहता है ये आपके लिए आसानी होगी कि आप बैलेंस शीट के आइटम्स को 2 years को आप वर्टिकल शेप में ड्रॉ कर लें और आपको समझने में उसको आसानी हो जाएगी. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए फर्म में शो robust top line and bottom line. It is the cash flow statement that reveals liquidity so necessary for survival and growth of an organization. अब यहाँ पे हम टोटल कहते हैं कि इन शॉर्ट ये क्या चीज़ें इन नॉट शेल हम डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो ही आपको बता रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी ग्रो कर सकती है, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या होती है. ठीक है. यहाँ तक बेसिकली मैंने आप लोगों को कैश फ्लो के स्टेटमेंट के बारे में एक ओवरव्यू दिया था. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में परफॉर्मा भी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट परफॉर्मा और मेडिकल्स किस तरह से साफ करेंगे वो भी. उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी. ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी. अल्लाह हाफिज़.